स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट 1 के अंतर्गत लेसन 6 जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों आपको बता दें कि जो लेसन कट गए हैं या आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, वैसे तो ये लेसन 8 होता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हट गया है, उसको हटा दिया गया आपके 2 लेसन। तो इस वजह से ये वायुमंडल का जो लेसन है ये आपके यहाँ इस बार अब हो गया लेसन 6। तो हमेशा हर लेसन के वीडियो की तरह इसमें भी हम देखेंगे कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली इस लेसन की, और उसके बाद वायुमंडल क्या है। तीसरा जो बिंदु है वह है वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व। ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। बच्चों हम अपने वातावरण में रहते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस वायुमंडल के माध्यम से हम सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, सभी इस पृथ्वी पर सभी जीव वनस्पतियाँ जीवित हैं, तो हमें ये जिज्ञासा होती है कि क्या कारण है कि हमें ये ऑक्सीजन मिल रही है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी वैल्यू है, नाइट्रोजन कितनी वैल्यू है। हमारे आसपास जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर चर्चा करें और इन्हें समझे क्या है ये। तो सबसे पहले ब्रह्मांड किरणें। ब्रह्मांड किरणें किसे कहते हैं? अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचने वाला रहस्यमयी विकिरण, यानी स्पेस से एक रहस्यमयी जो विकिरण है रोशनी का, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड किरणें। इंद्रधनुष से तो आप सभी परिचित हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष आपने बारिश में भी देखा होगा, धूप भी निकलती है, इंद्रधनुष भी 7 रंग का, उसमें 7 कलर होते हैं। तो ये इसे हम लेकिन परिभाषा में अगर देखें या इसको एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज में अगर देखें तो बहुरंजित प्रकाश की, बहुरंजित यानी बहुत सारे कलर की एक चाप वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के आंतरिक अपवर्तन व परावर्तन द्वारा निर्मित होती है। इसे हम क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। धूम्र कोहरा। कोहरा ये आपने अनुभव किया है और देखा भी है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं होगा। आपने देखा है, अनुभव सब कुछ किया है, लेकिन आप जब आपको देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ आपने देखा है। धूम्र कोहरा किसे कहते हैं? अत्यधिक धुएं से जो बहुत धुआं हो जाता है उसे क्या बन जाता है? कोहरा, जो सामान्य रूप से औद्योगिक तथा घने बसे नगरीय क्षेत्रों में होता है। ऐसे शहर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो उनके द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके जो निकलने वाला जो धुआं है, इनसे एक कोहरा सा बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? धूम्र कोहरा। कोहरा कैसा? धुएँ का जो घनीभूत आवरण होता है, आपको दिखाई देता है, उसे हम कहेंगे धूम्र कोहरा। अगला बिंदु है एरोसोल। एरोसोल किसे कहते हैं? वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म ठोस कण, यानी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में, इसे हम कहते हैं एरोसोल। उसके बाद है पेप्लोपॉज। वायुमंडल में सबसे निचली परत जो 100 से 1000 मीटर ऊंची है। इसको अपने माइंड में सभी बिंदु रख के चलिए, जिससे कि जब इस बुक में आपकी इस लेसन में जो ये शब्द हैं जब रिपीट हो तो आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये शब्द क्या है। उसके बाद जलवाष्प क्या है? यानी भाप। वायुमंडल में जल की गैसीय अवस्था, यानी पानी की जो गैसीय अवस्था है, गैस के रूप में जो उसकी अवस्था है, गैस फॉर्म में जब होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जल वाष्प। तो आशा है आपकी ये शब्दावली समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखते हैं अपना पहला बिंदु, वायुमंडल, ठीक है ना। वायुमंडल क्या है? तो सबसे पहले इसके हम शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है। देखिए, अगर आप बोल के देखिए, वायु प्लस मंडल, इसमें वायु भी है और मंडल भी है, अर्थात वायु का विशाल आवरण या विशाल घेरा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल,
ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषित अगर इसको हम डिफाइन करें तो फ्रिंज एवं ट्रिवार्था इन्होंने वायुमंडल को परिभाषित किया है और अपने शब्दों में व्यक्त किया है। वायुमंडल गैसों का आवरण है, यानी गैसों का एक खोल है, एक कवर है जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है, जो कि पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ठीक है, वायुमंडल क्या है, गैसों का एक आवरण है और धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत। ये हमारी पृथ्वी है और इसे सैकड़ों मील की ऊंचाई तक ये क्या है, हमारा गैसों का घेरा है और यह क्या है, हमारी इस पृथ्वी का अभिन्न अंग है, यानी इनके बिना पृथ्वी और इसके ये जो है पृथ्वी के बिना अधूरा है। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल है और इसका परिचय। और आप देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस प्रकार से बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन जो हम आप सभी जानते हैं जो मुख्य रूप से क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस प्राणियों और पशुओं के जीने का आधार है और इसकी खोज बच्चों जेम्स प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले, आप सुन ले ध्यान से, ऑक्सीजन गैस की खोज जेम्स प्रिस्टले ने की थी। यह एक महत्वपूर्ण जीवनदायिनी गैस है जो वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह वनस्पतियों के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायुमंडल की शुद्ध व स्वच्छ महत्वपूर्ण गैसें हैं। बच्चों नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और नाइट्रोजन गैस की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। आप फिर से सुन ले, नाइट्रोजन गैस की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है इसी के द्वारा वायुमंडल पृथ्वी से घिरा है और टिका भी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होती है। पृथ्वी के द्रव्यमान का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, वायु है और धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के द्रव्यमान का 99% हिस्सा पाया जाता है और इसमें कोई रंग या गंध नहीं है। हवा क्या है, इनविजिबल होती है, यानी अदृश्य होती है, हालांकि इसके बहने पर हम इसका अनुभव करते हैं। तो ये तो था वायुमंडल। ये सब आपकी बुक में है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल के बनने में क्या क्या उत्तरदायी हैं। तो वायुमंडल की रचना गैस, जलवाष्प, धूल व धुएं के कणों और समुद्री लवणों आदि से हुई है। इन सब के माध्यम से इस वायुमंडल का संगठन हुआ है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें वायुमंडल में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस। अब गैस में क्या है, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं बच्चों। जो गैसें हैं इनकी मात्रा, ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु व समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। अतः वायुमंडल में 2 प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, 2 प्रकार की गैसें हैं। तो नंबर 1 अगर देखी जाए तो वह है अस्थाई गैस। कौन सी गैस होगी, ये है अस्थाई गैस है। और दूसरे नंबर पर जो गैस है वह है अस्थाई गैस है। तो अस्थाई गैस और अस्थाई गैस 2 प्रकार की वायुमंडल में गैसें हैं और अस्थाई गैस में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अस्थाई गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती है, यानी वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग है इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन समान है। आर्गन, हाइड्रोजन व नियॉन भी अस्थाई गैसें हैं, किंतु इनका अनुपात तथा मात्रा कम होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो हमारी अस्थाई गैसें हैं, आर्गन, हाइड्रोजन और नियॉन, ये अस्थाई हैं, लेकिन इनका जो परसेंटेज है, जो रेशो है, ये कम होने के कारण उतनी इनकी वैल्यू नहीं है। 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन व 120 किलोमीटर पर नाइट्रोजन समाप्त हो जाती है। ये तो इसकी थी अस्थाई गैस। अब अस्थाई गैसों में ये जो नाइट्रोजन है इसका प्रतिशत देखो दिया गया है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78.8% है, यानी सर्वाधिक मात्रा जो है यह क्या है, नाइट्रोजन की है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
20.95%, इसको राउंड फिगर में जब क्वेश्चन आता है तो 21% ही दिया जाता है। उसके बाद है आर्गन, जो कि है 0.93, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.036%। फिर है इसके अलावा ये आपकी नियॉन है, हीलियम है, और इस प्रकार से ये स्थायी गैसें हैं, ठीक है। और अस्थायी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अस्थिर होती है, क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा वस्तुओं के जलने तथा ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त होती है। इसका उपयोग वनस्पतियों द्वारा होता है। आप देखते हैं जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसकी मात्रा में काफ़ी भिन्नता हो जाती है। ओजोन भी अस्थायी गैस है, इसकी मात्रा 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर अधिकतम होती है। वायुमंडल की अस्थायी गैस पार्थिव विकिरण को रोककर तापमान को बढ़ाती है। यानी जो अस्थायी गैसें हैं ये हमारी जो पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण है, जो परावर्तित किरणें, उनको रोक देती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना घटती है। अब उसके बाद ये तो थी वायुमंडल के संगठन में गैसों का स्वरूप। उसके बाद हम देखते हैं जलवाष्प, यानी जलवाष्प से तो आप स्टीम से सभी परिचित हैं। अभी ये क्या है, जलवाष्प के बारे में भी देखते हैं। जलवाष्प में यह वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस होती है। इसकी मात्रा देखिए 0 से 4% तक होती है। इसकी उत्पत्ति नदियों, झीलों, समुद्रों पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। यानी सूर्य की किरणों के द्वारा जब नदियों का पानी, झीलों का, समुद्रों का पानी गर्म होकर जब भाप बनता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तब ये भाप बनती है और जलवाष्प का रूप धारण करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर इसकी मात्रा घटती जाती है। धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुल जलवाष्प की मात्रा 90% प्राप्त होती है। अब कह रहे हैं धरातल से ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और दूसरा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की। और भूमध्य रेखा क्या है ये भी आपको बता दें। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य में जो रेखा खींची जाती है बिल्कुल सेंटर में, इसका नाम है भूमध्य रेखा और इसका अक्षांशीय मान है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। तो इस भूमध्य रेखा पर खासियत क्या है, ये हमारा सन है और इस सन रेस की जो खासियत है इस भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। कहाँ पर, इस इक्वेटर एरिया पर, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश में। यहाँ पर ये पूरा एरिया 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा से और 5 डिग्री लगभग दक्षिण, ठीक है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। और कह रहे हैं इस प्रदेश में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक है और तापमान भी अधिक है। तो वर्षा अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वह सर्वाधिक होगी। इसके विपरीत जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तर भी और दक्षिण भी, तो ये क्या है, सूर्य की किरणों को यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। आपको समझ में आ रहा होगा जलवाष्प की घटना। उसके बाद है यह प्रक्रिया पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है। जो जलवाष्प है यह पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है और उसके लिए कंबल यानी ब्लैंकेट का कार्य करती है। साथ ही वायु के स्थिर और गतिमान होने में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि नहीं, इसके बाद बच्चों हैं धूल कण के। पहले आपको बता दें कि धूल कण की क्या भूमिका है वायुमंडल के संगठन में। हाँ, धूल कण में देखिए वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित होते हैं। जो छोटे छोटे जो सॉलिड पार्ट होते हैं वह भी हमारे वायुमंडल में है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिखने में ही कम आते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। जो इसके निचले भाग में अधिक रहते हैं, वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होते हैं। और धूल के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। यानी आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी जो है इसको ग्रहण करने के लिए एक केंद्र होते हैं। ह्यूमिड को जो नमी होती है वायुमंडल की, इसको एब्जॉर्व करने का एक सेंटर की तरह काम करते हैं धूल कण, ठीक है। और जिसके चारों ओर जलवाष्प यानी इसको जो भाप है संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। यह थी धूल कण की भूमिका
वायुमंडल के संगठन में। और इसके अलावा आप देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल में मुख्य परतें कौन कौन सी है, क्या है उनकी भूमिका और उनकी विशेषता क्या है, और इनका मैंने देखिए जो संरचना है वायुमंडल की, इसका मैंने आपके लिए चित्र बनाया है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। और देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर, ठीक है, इसके ऊपर वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहले आप देख ले, ये समझाएंगे बाद में आपको। हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 5 परतें हैं। पहली परत का नाम है, ये जो है ये परत पहली, इसका नाम है क्षोभ मंडल और ये धरातल से, इस पृथ्वी के धरातल से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, यह इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। तीसरी परत है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई ये लिखा हुआ है 80 किलोमीटर तक है। और उसके बाद है आयन मंडल, ये देखिए 80 से 400 किलोमीटर इसकी ऊंचाई। और सबसे अंतिम परत है बहिर्मंडल या एग्जॉस्फेयर, अभी आपको इंग्लिश में भी सब लिखा बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल की 5 परतों में संरचना हुई है। अब आइए चलते हैं एक एक मंडल के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि पहला मैंने बताया क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर है और वायुमंडल के समस्त घटनाएं, जितने भी परिवर्तन होते हैं वायुमंडल के, वह सब इसी मंडल में होते हैं। और जो परिवर्तन जैसे बादल है, वर्षा है, तूफान है, तो ये सब क्या है, जो घटनाएं होती हैं आपकी इसी परत में होते हैं, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत है और हमारे पृथ्वी के धरातल से सबसे नज़दीक है। मौसम एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के इसी मंडल में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और इसके अलावा इस मंडल के बारे में बता दिया जाए आपको कि मौसम संबंधी विभिन्न घटनाएं, चाहे वो मेघ गर्जन हो, बादलों की गर्जना हो, आंधी तूफान, वर्षा, ओस, पाला, कोहरा आदि इसी मंडल में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो यह पहला मंडल था और आप चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं, तो आपका आंसर यही होगा क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर में सबसे अधिक मौसमी घटनाएं होती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो राउंड फिगर में आप 21% कह सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ऊपर अभी जलवाष्प के बारे में बताया कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो उसका आंसर होगा 1.4%। अब चलते हैं अपने दूसरे मंडल की तरफ, समताप मंडल। ठीक है, अब समताप मंडल क्या है। समताप मंडल यह परत 50 किलोमीटर की, यानी धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यहाँ पर तापमान समान रहता है और ओजोन गैस इस परत में मिलती है, यानी जो हमारी ओजोन गैस है इसी समताप मंडल है। और इस मंडल की विशेषता ये है कि इस मंडल में जो तापमान है वह एक समान रहता है। ठीक है ना, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं रहता है। अत्यधिक जो महत्वपूर्ण ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है, इसी मंडल में पाई जाती है। और ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और साथ ही ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से पृथ्वी को बचाती है। ये मौसमी घटनाओं से मुक्त मंडल है, यानी जो समताप मंडल है इसमें मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह बिल्कुल नहीं होती हैं। और इस कारण वायुयान जो चालक हैं उनके लिए, जो एरोप्लेन जो चलते हैं, जो वायुयान के पायलट हैं, उनके लिए यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं हैं वे लगभग नहीं होती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल साफ़ सुथरा मंडल होता है और इसमें कोई घटनाएं नहीं होती हैं, टेम्परेचर भी एक जैसा होता है, इसलिए यह मंडल समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, और ओजोन की जो बात है उसके बारे में आपको बता दिया कि ओजोन जो गैस है इसके विशेषता यह है कि ये हमारे लिए पृथ्वी के एक छाते की तरह काम करती है
और अगर यह ओजोन लेयर ना हो तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए, और अगर ये सन रेज डायरेक्ट आ जाए तो इससे क्या है, पूरी हमारी जो स्किन है वो झुलस जाए, जो वो स्किन कैंसर ऐसी जैसी बीमारियां बच्चों हो जाती हैं। तो यह मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। हमारी पृथ्वी को जीने का जो आधार है जीवमंडल पे वनस्पतियों प्राणियों के, वह इसी मंडल में है। ठीक है, और इसके अलावा अब चलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी इसको मेजोस्फीयर भी कहते हैं। समताप मंडल को आप स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए। मध्यमंडल को मेजोस्फीयर। यह मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। अब देखिए मध्यमंडल, ये मैंने दिखाया है आपको, ये तीसरे नंबर की है। ठीक है ना, तो ये हो गया नंबर 1, 2, ये हो गया 3, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर दिया गया है मध्यमंडल। यहाँ तापमान घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है मध्यमंडल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल में जो ऊंचाई है इसकी, इसको इनोस्फीयर भी कहता है, आयनोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। और यह 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत का महत्व रेडियो तरंगों पर पड़ता है। ठीक है ना, आयनोस्फीयर जो है हमारे वायुमंडल में, इसमें जो आयन किरणें हैं ये पृथ्वी से जा करके पुनः वापस आ जाती हैं। उसके बाद बहिर्मंडल यानी एग्जोस्फीयर। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो बाहरी मंडल है, इसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें तापमंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर इंग्लिश में हो गया और हिंदी में तापमंडल भी कहते हैं। इस मंडल के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है, यानी इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। और इस मंडल के सभी घटक बहुत ही रेयर हैं, विरल हैं, जो आगे बढ़ने पर बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, तो आशा है बच्चों आपके जो लेयर हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रही हूँ उसके साथ साथ। इसको जो याद करने का तरीका है, देखिए जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी, उनको सीरियल वाइज बताना होता है ना। तो इसमें सबसे पहले इनको आप सीरियल से याद कर लें, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर और ये आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इनको आप सीरियल से बिल्कुल अपने हिसाब से जैसे आप याद कर सकते हैं कर लें। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं मौसम व जलवायु के तत्व। मौसम में और जलवायु में, यानी हमारा जो मौसम है और जलवायु है। मौसम किसे कहते हैं ये भी जान लो पहले। मौसम क्या कहते हैं, आप देखिए दिन में मौसम कभी धूप है, कभी छाया है, कभी बारिश हो रही, ये तो जो दिन में जो अल्पकालीन दशाएं हैं, थोड़े थोड़े समय में जो बदलता रहता है वायुमंडल का स्वभाव, ये क्या कहलाता है, मौसम। और जलवायु क्या है, पूरे वर्ष मौसम का जो एवरेज होता है, जो वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं पूरे साल की, उनके एवरेज को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो मौसम और जलवायु का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, कौन कौन से हैं, इनमें टेम्परेचर यानी तापमान, एयर प्रेशर, वर्षा यानी रेन, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आदि हैं, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सभी मौसम जलवायु के जो तत्व हैं, यह पृथ्वी के जीवों, वनस्पतियों सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही सभी को रहना है, इनके माध्यम सांस लेना, अपना विकास करना है। इस प्रकार से ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन आपको अगले लेसन के अगले वीडियो में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ है मैं आपको बता दूं, वायुमंडल का जो महत्व क्या है। वायुमंडल अगर है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, तो इसका महत्व क्या है। वायुमंडल में मनुष्य, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के जीवन संचार की क्षमता है। इसमें मानव और जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प विद्यमान है। ठीक है, अगर ये वायुमंडल ना हो तो शायद हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाए, और हम पृथ्वी पर सांस भी ना ले सके, हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आशा है आपको ये बच्चों लेसन समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो मेरी पूरी यही थी। और एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, जो आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में
पाई जाती है। आंसर क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर।